चैप्टर नंबर 10 बचे, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, जब मैं आपसे बात करूं फाइनेंस मतलब उधार, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? उधार। हम बात कर रहे हैं उधार की मार्केट की। किसकी बात कर रहे हैं? अब उधार कौन रेज करता है, बता सकते हो? कंपनी। क्योंकि आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, कोई भी बिजनेस बड़ा किससे बनता है बच्चा? जल्दी बताओ। नूरी, अभी तक तुम्हारी बहुत जबान चल रही थी, अब चुप हो। ठीक, देखिए बच्चे, इस चैप्टर में ज्यादातर बात होगी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कैसे कंपनी डिफरेंट सोर्सेस से फंड रेज करती है और किस तरीके से कंपनी के पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अपने बिजनेस के लिए या अपने किसी नए वेंचर के लिए कैपिटल रेज करने के। कोई डाउट? चलो देखो, फालतू में पूरा चैप्टर समझाने की आवश्यकता नहीं, पढ़ा आपने साल भर है ना। एक ग्लिम्पसेस से रिकैप देते हैं और क्विक रिवीजन लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहली चीज बचा फाइनेंशियल मार्केट कॉन्सेप्ट एंड नेचर। फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट और इन अदर वर्ड। देखो, पहले कहा कि फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है। लिंक का मतलब समझते हो क्या होता है? एक ब्रिज, एक गैप। आपकी पढ़ाई के बीच में, आपके और आपकी पढ़ाई के बीच में मैं एक क्या कर रहा हूं? लिंक का काम कर रहा हूं कि जो पढ़ाई है मैं उसे आपके दिमाग तक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि एक आदमी है जिसके पास सरप्लस है और दूसरा आदमी है जिसके पास डेफिसिट है। क्या है बच्चे? तो सरप्लस और डेफिसिट वाले के बीच का जो एक लिंक है, सरप्लस और डेफिसिट वाले के बीच का जो एक लिंक है, वो कौन सी मार्केट है? फाइनेंशियल मार्केट। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो इस मार्केट में जाए, अपने पैसे को इन्वेस्ट करे, और जिसको पैसे की कमी है, जिस कंपनी को पैसे की नीड है, वो इस मार्केट से फंड उठा सकता है। कोई डाउट? क्लियर है? किसी को कोई समस्या हो बता दीजिएगा। आगे देखो, और इन अदर वर्ड फाइनेंशियल मार्केट ब्रिंग टुगेदर। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? ये दो लोगों को एक साथ लेके आ रहा है। जैसे आपने मैट्रिमोनियन वेबसाइट देखी है ना, देखी? जिनके रिश्ते कहीं नहीं होते वो मैट्रिमोनियन पे जाके सर्च करते हैं, एक उम्र के बाद फिर आप जाते हैं, ढूंढते हैं, अपना इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। वैसे यहां पर लेंडर और बोरोवर। लेंडर मतलब जो पैसा लेंड करना चाहता है, जो पैसा सेव कर करके काफी पैसा अपने पास रख चुका, अब वो उस पैसे को मार्केट में यूटिलाइज करना चाहता है। और दूसरा बोरोवर, जिसको पैसे की आवश्यकता है, उसके बीच में एक लिंक का काम करती है, वो कहलाती है फाइनेंशियल मार्केट। इतनी बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ो। अगर हम बात करें इसके टाइप की, तो हमारे पास ये दो टाइप में है, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। यहीं पर कॉन्सेप्ट सीख लो, समझ लो और दिमाग में बैठा लो कि कैपिटल मार्केट हमेशा यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म फंड के लिए। किसके लिए? वेन एवर एनी कंपनी रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म फंड, वेन एवर एनी कंपनी रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म फंड, दे गो फॉर। पर मनी मार्केट क्या होती है? जब आपको छोटे समय के लिए, यानी कि एक साल के अंदर की टाइम पीरियड के लिए फंड्स की आवश्यकता है, तो ऐसे में भवानी हम किसके पास जाते हैं बच्चे? मनी मार्केट के पास। किसके पास? मनी मार्केट। कोई दिक्कत है? आगे देखो, फिर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस की, याद रखना कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में फंक्शन पूछ लेता है या डिफरेंस आ जाता है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में। ठीक है, अभी इनके इंस्ट्रूमेंट की भी आगे जानकारी लेंगे, जरा इसको समझिए। फिर पहला फंक्शन, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। बहुआ देखो, घर में सेव करे करे पैसा रखे पड़े हो, क्या बिटिया बला, क्या नाम तुम्हारा? मलान, बेलानी कह रहे थे हम अभी इसको। क्या बिटिया वो पैसा घर में रखे रखे डबल हो सकता है? बताओ, आप सेव करे जा रहे हो, तिजोरी में भरे जा रहे हो, भरे भरे क्या वो पैसा बढ़ सकता है? लेकिन उस पैसे को काम पे लगाया जाए, जैसे ऐड आती है नहीं आती कभी कभी, कहते यार तू इतना काम कर रहा, कभी अपने पैसे को काम पे लगा ना। कहते पैसे को काम पे कैसे लगाएं? हाँ या ना? मतलब पैसे को सेव करने के साथ साथ उसे मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर 1000 लगा रहे हो तो कुछ नहीं तो 1010, 1100, 1100, 1200 कम भी हो सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादा होते हैं कि बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? डाउट है? तो वो कह रहा है कि आप अपनी सेविंग को सबसे अच्छी जगह चैनलाइज कर सकते हैं और मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई समस्या है? मोस्ट प्रोडक्टिव यूज के लिए आपको एक एग्जांपल दूं, मूवी देखी जय हो,
उसमें एक रिक्शा वाला होता है, वो एक दारूबाज होता है मोटा सा, उससे कहता है सर कल से मैं नहीं आऊँगा, बिटिया की पढ़ाई की फीस भरनी है तो मैं रिक्शा बेच रहा हूँ। तो वो ऐसे पैसा निकालता है, उसके हाथ में रखता है, कहता है एक काम करो ये रखो और डेली मुझे लेने और छोड़ने तुम ही आओगे। नशे में होता है, कहता है मेरे किसी काम का नहीं, दारूबाजी में चला जाएगा, एटलीस्ट चलो तुम्हारे ही काम आ जाए। मतलब ऐसी जगह पर फंड को यूज करो जहां से मोस्ट प्रोडक्टिव रिजल्ट निकल सके। और हर इन्वेस्टर के लिए एक सबसे प्रोडक्टिव रिजल्ट होता है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, अर्निंग ऑफ, हाँ या ना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। स्टॉक मार्केट हेल्प करता है आपको आपके पोटेंशियल का प्राइस फाइंड आउट करने में। बच्चा आप सभी ने हर्षद मेहता देखी है नहीं देखी है? जिसने हर्षद मेहता 1922 स्कैम देखी है उसमें एक चीज समझ आती है, वो एक सरदार को फोन करता है, कहता है आपकी कंपनी अंडर वैल्यूड है। कहना क्या मतलब है? कहता मतलब आपका शेयर अभी जो ये 170-180 चल रहा है, मैं इसे 1100-1200 पहुंचा सकता हूं, इतना पोटेंशियल है या नहीं? तो स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जब प्रोडक्ट्स में डीलिंग होती है तो आप अपना एक्चुअल पोटेंशियल प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कनिष्क हमारा चाट का ठेला लगाता है, कन्नी चाट वाला, इसने 10 रुपए की एक चाट लॉन्च करी जिसमें 2 टिक्की देता है, बढ़िया अनार दाना वगैरह सब डाल के बहुत बेहतरीन तरीके से देता है कि आराम से एक आदमी का 1-1.5 घंटे का काम चल जाए अगर कोई एक खा ले 10 रुपए में। अब रोज नूरी इसके पास जाती थी, एक टिक्की खाती थी। 4-5 दिन बाद नूरी ने सजेशन दिया, कन्नी यार अगर तुम अपनी टिकिया का प्राइस 50 रुपए कर लो ना तो भी आराम से लोग खरीदेंगे। कन्नी कहता है अरे मालिक क्यों मजाक कर रहे हैं। फिर एक दिन कन्नी को ये बात लगी ऐसा होता है क्या। कन्नी ने एक दिन 30 रुपए रखा, तो जो 10 रुपए में कस्टमर आ रहे थे उतने ही कस्टमर अभी 30 रुपए में भी सेम डीलिंग चल रही है। मतलब इसके प्राइस अब डिस्कवर हो गया कि 10 से नहीं 30 रुपए की वैल्यू है। अब कन्नी को लगा अच्छा और बढ़ाता हूं, कन्नी ने 50 रुपए किया, अभी भी 50 रुपए में भी हर कोई इसका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है। ये भाई और बढ़िया बात थी। अब कन्नी को लगा अपन तो बादशाह चाट का, अपने से चाट कौन बेच सकता है, आज से मेरी टिकिया का प्राइस 80 रुपए। जैसे इसने 80 किया कस्टमर आने बंद, इनको अपनी औकात पता चल गई नहीं चल गई कि इनकी टिकिया का प्राइस की जो डिस्कवरी है वो कितनी हो गई 50। ये वापस 50 पे सेम कस्टमर डीलिंग चल रही है। मतलब मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे आप अपनी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक कहावत है कि जब आप सही जगह पे होते हैं तभी आपकी सही वैल्यू का पता चलता है। जैसे हीरे की कदर जोहरी जानता है, हाँ या ना। अब मेरे पास लैम्बोर्गिनी पड़ी हो, अगर मैं इतना आलसी आदमी हूं, मैं अपने स्कूटी पे कपड़ा नहीं मारता हूं तो लैम्बोर्गिनी पे क्या ही मारूंगा, वो धूल खाए पड़ी रहेगी, है या नहीं। मैं स्कूटी पे कंफर्ट प्रेफर करता हूं, तो मेरे लिए लैम्बोर्गिनी की कोई वैल्यू नहीं है। क्या कह रहे हो? कान में नहीं, सबको बताओ, वैल्यू नहीं है नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मार बुलेट ले ली, सुबह शाम 2 बार चाट के जीप से साफ करके एकदम। जब आप सही जगह पे हैं तो आपकी वैल्यू है या नहीं। वैसे ही स्टॉक मार्केट आपको टाइम के अनुसार आपकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने में मदद करता है। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंसिंग एसेट। अब आपके पास जैसे किसी कंपनी के शेयर्स थे, है या नहीं, क्या शेयर कभी पैसा होते थे? आप उसको बेचेंगे, कन्वर्जन होगा, एक पहले लंबी साइकिल होती थी। पर आज के समय में आपकी जितनी भी फाइनेंसिंग एसेट है आप उसे चुटकियों में शेयर्स को बेच के लिक्विड में कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं और कैश को अपने अकाउंट में ले सकते हैं। और ये विद इन अ सेकंड या विद इन अ मिनट का प्रोसेस होता है, हाँ या ना। किसकी बदौलत पॉसिबल है? फाइनेंशियल मार्केट की। किसकी बदौलत पॉसिबल है? फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चा, फोर्थ पॉइंट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। स्टॉक मार्केट से ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो गई। अब आप लोग सोचेंगे कैसे? बच्चा पहले के समय में जो ब्रोकर होते थे या जो शेयर एजेंट्स होते थे ना, ये अपने आप को मालिक समझते थे इस मार्केट का, और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रेट अननेसेसरी उल जलूल चार्ज करते थे। जैसे आपने देखा भी होगा, कभी आप एक शहर से कहीं दूसरे पर्यटन या टूरिज्म प्लेस पे जाओ, जैसे यहां से बनारस चले जाओ, वो इतना काटते हैं भाई पूछो नहीं। हम लोग स्टेशन से मंदिर 1.5 किलोमीटर था, हमसे कहता 450 रुपये। मैंने कहा भैया कहाँ के समझ लियो, कहीं विदेश से देख रहे हो क्या? जब हम गए हमने कानपुरिये हैं और अपना हफ्ते में एक बार का चक्कर लगता है। कैसे? कहता आइए भाई साहब 10 रुपये सवारी, हल्की हो या भारी, लाइन पे आ गया। वैसे ही यहां पर जब तक ये मार्केट नहीं थी लोग कुछ भी उल जलूल ट्रांजैक्शन प्राइस चार्ज करते थे, लेकिन इसके आने के बाद इसने एक रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट किए जिसके अनुसार सभी फ्रेमवर्क को फॉलो किया गया और सभी ट्रांजैक्शन पर एक लिमिटेशन लगी, हाँ या ना। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस
ना हो सके। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास क्या कह रहा है, मनी मार्केट। क्या कह रहा है, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। अभी बताया था मैंने, मनी मार्केट कौन से फंड के लिए होती है बच्चे, छोटी अवधि के लिए। जब आपको पैसा चाहिए तो आप किस में जाएंगे, फिर अ पीरियड अप टू 1 ईयर, 1 साल तक। 1 साल से ज्यादा के लिए फंड चाहिए, कौन सी मार्केट में पहुंचोगे लल्ला। आगे देखिए, ऑफर डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। डिफरेंस क्या बता रहा है, सबसे पहला कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट आर, पहला पार्टिसिपेंट। क्या बच्चे, पार्टिसिपेंट मतलब जो इस मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। मनी मार्केट में ज्यादातर बैंक वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करता है, पर जो कैपिटल मार्केट है उसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इससे आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन भी बनेगा, तो इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो फिर कह रहा है कैपिटल मार्केट। क्या कह रहा है, इट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड। ये लंबे समय और मीडियम टर्म फंड के लिए यूज की जाती है। फिर इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड फंड फॉर मोर देन 1 ईयर। जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए जिनको पैसा चाहिए वो कौन सी मार्केट में पहुंचेंगे बिटिया, कौन से में। आगे बढ़ो, नेचर एंड फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उनके बारे में अभी चर्चा करते हैं, जरा पहले इनको देख लो। क्या कह रहा है नेचर में, पहला लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। कैपिटल मार्केट क्या करती है बउआ, लिंक का काम करती है। किसका काम करती है, किसके बीच में, सेवर और इन्वेस्टर। फिर डील्स इन शॉर्ट टर्म की बात इसमें नहीं होती। शॉर्ट टर्म की बात किसमें होती है, यश, मनी मार्केट। किसमें, मनी मार्केट के एग्जांपल याद है वैसे कुछ, जैसे एक बताया था मैंने, हेलो पैसे दे दो, कॉल मनी। दूसरा ट्रेजरी बिल। तीसरा कॉमर्शियल पेपर, सीपी। अभी इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, यूटिलाइज इंटरमीडियरीज। बच्चा इसमें कुछ इंटरमीडियरीज मतलब बिचौलिए, मतलब बिचौलिए नहीं लिख के आना, एजेंट, शादी का रिश्ता नहीं दे रहे, बिचौलिए इंटरमीडियरी ब्रोकर होते हैं, ठीक है ना। अब सोचो अंबानी को शेयर बेचने हैं या अडानी ग्रुप को शेयर बेचने हैं, तो अडानी तुम्हारे घर, हेलो अदिति जी हमारी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, ऐसा नहीं। वो स्टॉक मार्केट में आएगा, शेयर मार्केट में आएगा, आप शेयर मार्केट से डील करोगे। ऐसा नहीं कि सीधा अंबानी अडानी को, हाँ सुनो जब तुम्हारी कंपनी 50 शेयर चाहिए तो भिजवा दो घर पे। आप अपने एजेंट को कहिए कि अडानी ग्रुप के 50 शेयर इस रेट में मुझे खरीद के दे दो। आपके लिए ट्रांजैक्शन कौन प्लेस करेगा, ब्रोकर, वो है इंटरमीडियरी। क्लियर है। फिर फोर्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये हेल्प करता है आपको अपने बिजनेस के लिए कैपिटल फॉर्म करने में। क्या फॉर्म करने में बच्चा, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। सरकारी रूल एंड रेगुलेशन है जिसको कौन गवर्न करता है, सेबी। कौन गवर्न करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ। बच्चे सेबी की बात याद रखना, पहले जब ये लॉन्च की गई तो ये एक वॉच डॉग थी। क्या थी, मतलब सेबी एक इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई, सिर्फ देखने वाला कुत्ता। कैसा कुत्ता, ये देखता था और फिर गवर्नमेंट में सुनो सुनो उस कंपनी ने आज ऐसे से किया, उसमें आज ऐसे ऐसे हुआ, मतलब रोज की चुगलखोरी की आदत थी। मोहल्ले की वो अम्मा थी जिसको बहुत परपंच था और ये गवर्नमेंट से जाके डील करती थी। फिर क्या हुआ, सरकार हो गई परेशान, यार तुम आए दिन मुंह उठा के चुगली करने चले आते हो, एक काम करो अपने हिसाब से देखो। मतलब पहले ये वॉच डॉग था, अब ये बाइटिंग डॉग बन गया। क्या बन गया, पहले सिर्फ देख रहा था कौन कौन हरामखोरी कर रहा है, अब जो हरामखोरी करता पाया गया मार्केट में उसके खिलाफ से भी एक्शन लेने के राइट भी रखता है। डाउट है, आगे बढ़िए। प्राइमरी मार्केट, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। अब देखो कैपिटल मार्केट के ही दो पार्ट है, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी। बच्चे प्राइमरी मार्केट में हमेशा नए शेयर बिकेंगे। कैसे शेयर बिकेंगे, जब भी कंपनी नए नए न्यू फ्रेश इक्विटी इशू करेगी तो वो कौन सी मार्केट पे इशू होगी नूरी, प्राइमरी पे। किस पे होगी करनी, और अगर कंपनी, अब देखो कंपनी है, कंपनी ने शेयर बेचे, मैंने पहली बार खरीदे, आईपीओ आता नहीं आता, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, मैंने आईपीओ खरीदा तो ये था न्यू इशू। क्या था, ये किसमें हुआ, पर अब कुछ समय बाद मुझे लगा कि यार इस कंपनी के शेयर जो है बहुत होगा, इसको बेच के किसी और के खरीदते हैं। अब मैं प्राइमरी में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सेकंड इक्विटी हो गई, सेकंड हैंड आइटम हो गया, नहीं हो गया। जैसे आपने सुना होगा सेकंड का आइटम और सेकंड हैंड। सेकंड का आइटम क्या होता है, डिफेक्टिव होता है। क्या होता है, पर सेकंड हैंड होता है जो एक बार यूज हो चुका। अब मेरे नाम से शेयर मैं किसी और को बेच दूं, किसको बेच दूं, तो ये डील किए जाएंगे किसमें,
फिर से समझो, जब कंपनी पहली बार किसी को नए शेयर दे, जब कंपनी पहली बार किसी को नए शेयर दे तो वो आएगा प्राइमरी मार्केट में। किसमें आएगा? पर फिर वो शेयर होल्डर वो शेयर फ्यूचर में किसी और को ट्रांसफर कर दे, फिर जिसको किए वो एक्स किसी जेड को कर दे, जेड किसी डी को कर दे, डी किसी सी को कर दे, ये चेन चलती जाएगी क्योंकि शेयर तो घूमते रहते हैं ना। अब कंपनी वो शेयर वापस नहीं लेगी तब तक जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो रही हो। क्या ना हो रही हो? तब तक वो शेयर मार्केट में फ्लोट करते रहेंगे। तो ये सब किस मार्केट में चलेगा लाल? सेकेंडरी मार्केट में। किसमें चलेगा? कोई डाउट है? प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्राइमरी मार्केट में किस तरीके से शेयर इशू होते हैं जरा इनको सीख लो और नोट करते जाना। प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले आता है पब्लिक ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। क्या आता है? कंपनी प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराती है। बच्चा प्रोस्पेक्टस एक प्रकार का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। कैसा डॉक्यूमेंट होता है? जिसमें कंपनी की सभी जानकारी, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट पिछले सालों में कमाया है या कितना लॉस सफर किया है, ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ कंपनी फॉर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कंपनी की सभी डिटेल किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, इन्वेस्टर के लिए जो जरूरी है, नेसेसरी है, वो सब मेंशन करी जाती है। किसमें? और सीधा जनरल पब्लिक को ये प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। यानी कि इसमें बात हो रही है कंपनी टू कस्टमर, कंपनी टू सी टू सी। क्या है ये? सी टू सी वो वाला नहीं, इसमें ऐसे ही लिखना, कंपनी डायरेक्ट इशू कर रही है कस्टमर को। कौन इशू कर रहा है? कंपनी डायरेक्ट इशू कर रही है। तो ये है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। क्या है बच्चा? पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। फिर अगर मैं बात करूं सेकंड, ऑफर फॉर सेल। क्या है बच्चा? ऑफर फॉर सेल। अब कंपनी क्या करती है? ये किसी एजेंट को बेच देती है शेयर, किसी बिचौलिए को लॉट में शेयर दे दिए। अब कंपनी खुद नहीं डील कर रही, अब कंपनी के बिहाफ पे कोई इंटरमीडियरी, कोई ब्रोकर डील करेगा जनरल पब्लिक को शेयर बेचने के लिए। ठीक है, अपने कमीशन को जोड़ने के बाद। कोई समस्या है? यानी कि यहां क्या हो गया? कंपनी एजेंट पब्लिक, कंपनी एजेंट पब्लिक। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आया प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या आया? अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे कंपनी ने एजेंट को दिए, अब एजेंट जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करता। कन्ने, एजेंट जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करता। एजेंट क्या करता है? जो उसके पहले से इन्वेस्टर्स हैं उनको शेयर इशू कर देता है कि जो मेरे पुराने कस्टमर हैं मैं पहले उन्हीं को देख लूं, अगर हो तो वहीं पे बेच बात के खत्म करो, क्यों नए आदमी को ढूंढा जाए। तो इसको कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है? जैसे मान लो मुझे कल को, सुनिए मैं क्या बता रहा था? प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ, जैसे मान लो मुझे एक बीएसटी के टीचर की जरूरत है, तो वैसे तो मुझे क्या करना चाहिए? जनरल नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि वैकेंसी पंडित कॉमर्स क्लासेस रिक्वायर्ड एंड बीएसटी एजुकेटेड टीचर है या नहीं। पर मैंने क्या किया? मैंने देखा मेरे पास कोई बहुत अच्छा बच्चा है, जैसे मान लो भवानी है अपनी, ये पढ़ने में बढ़िया है। मैंने क्या किया? इसका इंटर होने के बाद अगले साल इसी को बीएसटी पढ़ाने के लिए लगा दिया। इसके पास बीएसटी की अच्छी खासी नॉलेज है, बहुत बढ़िया तरीके से 11-12 पढ़ के पास हुई है, 100 में 100 नंबर आते थे, है नहीं, टॉपर टाइप की बच्ची थी। इसको क्या किया हमने? प्राइवेट प्लेसमेंट कर दी। क्या कर दी? अपने ही किसी नोन को उस जगह पे बैठा दिया। कोई डाउट है? फिर इसके बाद क्या करा बच्चा? चौथा पॉइंट आता है राइट इशू। क्या आता है? जब भी कभी कंपनी नई इक्विटी इशू करती है, जब भी कभी कोई कंपनी नई इक्विटी इशू करती है, तो वह जनरल पब्लिक से पहले अपने जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, कैसे शेयर होल्डर बच्चे? उनसे पूछती है कि भाई हम नए शेयर इशू करने जा रहे हैं, क्या आप शेयर इशू करने में या खरीदने में इंटरेस्टेड हो? एक लेटर के थ्रू ऑफर भेजा जाता है। जो इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें विद इन 14 डे के अंदर कंपनी को दोबारा रिप्लाई करना होता है कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं या हम इंटरेस्टेड नहीं। अगर किन्हीं का रिप्लाई नहीं आया तो वो ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, पर जो इंटरेस्टेड है उनको वो शेयर इशू कर दिए जाते हैं। अगर ये ना हो तो फिर कंपनी जनरल पब्लिक को इशू करती, ये बेटा ब्रोकर करता है और ये कंपनी खुद कर रही है। समझ गए बात? अंतर समझो, यहां पे कौन कर रहा है और यहां डाउट है? आगे EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। आज के समय में ये बहुत ज्यादा चलता है। आप लोग देखते हो बहुत सारी ऐप हैं, ज़रोदा, ग्रो, निफ्टी 50 और अप स्टॉक। आप क्या करते हो? देखते हो कोई कंपनी नए शेयर इशू करने वाली है, उसका IPO आया है, आप ऑनलाइन खुद ही अप्लाई कर देते हो कि हम इतने के रेट पे इतनी लॉट चाहते हैं। अब आगे IPO अप्लाई हो गया, आपके खाते में पैसा कट गया। अब जब IPO खुलता है तो कंपनी देखती है कि आपको शेयर अलॉट हुआ या नहीं हुआ। ये चीज याद रखना। टोटल 5 मेथड आपको बताएं, कौन कौन से?
फिर बचा आगे बढ़ते हुए सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी शेयर इशू हो चुके हैं, अब जो एग्जिस्टिंग शेयर है जिनके पास हैं वो इन शेयर को किसी और को ट्रांसफर कर दे, सेल आउट कर दे, क्योंकि हमें पता है इक्विटी शेयर कैपिटल इजीली ट्रांसफरेबल होते, हाँ या ना, कोई डाउट है? चलो आगे देखो फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इट इज मोर कॉमनली नोन एज सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। आ गई बात, फ्रेश किस में गई, प्राइमरी में, फ्रेश किस में गई, और ये किस में आया, सेकेंड हैंड, मतलब मेरे नाम पे एक बार अलॉट हो चुका, अब मैं इसको किसी और को बेच दूं। क्लियर है? फिर बच्चा हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, किसकी बात करते हैं, जरा देखिए द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, ये याद रखिएगा एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, लिखो सब लोग, किस एक्ट में है ये, 1956। डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज एज एन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है किसमें, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टेब्लिश, कुछ कंपनियां एस्टेब्लिश्ड हो, इनकॉर्पोरेट हो, तो शेयर वो फंड जो मार्केट से उठाएंगी वो किसके अंडर में जाके उठाएंगी, स्टॉक एक्सचेंज के, किसके अंडर में जाके उठाएंगे बच्चा। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अगर मैं बात करूं स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन की, किसकी बात करें, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, इकोनॉमिक बैरोमीटर, क्या है बच्चा, फैन ऑन कर दिया अंदर, इकोनॉमिक बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब समझते हो बच्चा क्या होता है, हवा की रफ्तार को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है या नहीं, वैसे यहां पर ये एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज कैन हेल्प अस टू फाइंड आउट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी और टू फाइंड आउट द विंड फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन विच डायरेक्शन। जैसे आपको दिखता है स्टॉक एक्सचेंज आज 500 पॉइंट गिरा, तो मतलब हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही, आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज आज 600 पॉइंट बढ़ गया, हमारी इकोनॉमी डाउट है, ये एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है। फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, जो नई नई सिक्योरिटी आती हैं डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मार्केट में उनका एक्चुअल प्राइस डिस्कवर करने में हेल्प करी जाती, कोई समस्या है? आगे देखो, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है और वो देख रही है कि हमारा पैसा इस कंपनी में लग रहा है और ये कंपनी हमें इतने शेयर इशू कर रही है, मतलब 420 का कोई चांस उत्पन्न नहीं होता है, डाउट है, हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है फिर, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग में बैठे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी है, लोग एज अ शेयर ब्रोकर एक करियर परस्यू कर रहे हैं जिसमें वो डेली के लाखों रुपए के कमीशन बना के उठते हैं, कोई डाउट है? पक्की बात है। फिर अगला क्या कह रहा है बच्चा, स्प्रेडिंग ऑफ इक्वालिटी कल्ट, मतलब ये हेल्प करता है लोगों के अंदर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की हैबिट प्रमोट करने में। बच्चा आप अभी तक जितना कमाते हो उतना खर्च कर देते थे, लेकिन आपको जब से स्टॉक मार्केट की समझ आई, आपने देखा आजकल बहुत सारी वेब सीरीज बनने लगी हैं, लोगों के अंदर अब 18 साल के बच्चे हमसे पूछते भैया कुछ शेयर मार्केट की टिप दो, किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, हाँ या ना? डाउट है? तो ये एक सेविंग, मतलब थोड़ा बचाओ और फिर उस पैसे को काम पे लगाओ जिससे भविष्य में आप पैसे से पैसा बना सको। कोई डाउट है? इसको क्या कहा जाता है? इक्विटी कल्ट। क्या कहा जाता है? फिर से बोलो। आगे देखिए, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। जो लोग, देखो दो चीजें होती है, एक होती है गैम्बलिंग, एक होती है स्पेकुलेशन। गैम्बलिंग का मतलब जुआ, कभी भी जिंदगी में जुआ मत खेलो, बहुत गलत चीज है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ समझ है कि आप कुछ चीजों को, जजमेंट को देख के, मार्केट में आने वाले चेंजेस को एनालाइज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किस कंपनी का शेयर बढ़ सकता है या किस कंपनी का शेयर गिर सकता है, उसको कहा जाता है प्री जजमेंट। आपकी अगर कहते हैं ना सिक्स सेंस की पावर अच्छी है, आप चीजों को बहुत अच्छे से नाप तोल के एक डिसीजन बना सकते हो, तो ये मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है। डाउट है? फिर बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, आप इसमें कैपिटल अच्छे से यूज कर सकते हो। एनी 5 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है। आप शेयर मार्केट में डील करने जाओगे तो ट्रेडिंग के कुछ प्रोसीजर है, ट्रेडिंग के कुछ उस पूरे प्रोसीजर को आपको बताना है। कभी कभी यहां से केस स्टडी आती है कि मिस्टर एक्स हु वांट टू स्टार्ट हिज ट्रेडिंग करियर या हु वांट टू स्पेंड सम मनी इन स्टॉक एक्सचेंज, टेल हिम व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ स्टॉक मार्केट। भवानी अगर ना दिख रहा हो तो तुम यहां आके बैठ सकती हो। बेटा सबसे पहला ट्रेडिंग का प्रोसीजर है, आप एक ब्रोकर को सिलेक्ट कीजिए। किसको सिलेक्ट कीजिए?
ब्रोकर एक पर्सन होता है जो आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में शेयर खरीदता या बेचता है। फिर से समझिए, ब्रोकर एक पर्सन है जो आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में शेयर खरीदता। क्या हुआ? क्या आया इससे ना? ठीक है। दूसरा, ब्रोकर सिलेक्ट होने के बाद एक अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ। क्या खुलवाओ बच्चे? डीमैट अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट है जिसे हम कहते हैं शेयर अकाउंट। क्या कहते हैं? मतलब जितने भी शेयर्स की खरीद फरोख्त होगी, कहां से शेयर खरीदे जाएंगे या जो बेचे जाएंगे, उन सब की ट्रांजैक्शन कहां दिखाई देगी आपको? आपके डीमैट अकाउंट में। किसमें दिखाई देगी बच्चा? इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे क्या? ऑर्डर प्लेस करना। अब ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको इक्विटीज या शेयर्स वगैरह सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं या किस कंपनी में शेयर बेचना चाहते हैं। फिर से रिपीट करो 3 पॉइंट मेरे साथ। पहला, दूसरा, तीसरा। दीदी कहां खोई हो? मत देखो बुक में, यहां देखो, दिखा रहे हैं ना। पहला बताओ, फिर तीसरा। क्लियर है? जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो अब ब्रोकर आपका क्या करेगा? आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार शेयर के प्राइस को मैच करेगा। जैसे तुमने अपने ब्रोकर का, हाँ दल्ले सुनो, आज जो है 50 शेयर खरीदने हैं 90 के भाव से फलाना कंपनी के। अब वो वेट करेगा, अभी 91, 90.5 चल रहा है ना? तो आप उसने कहा सर 90.3 आया, खरीद दूं? तुमने कहा नहीं 90 आने दो। जैसे ही 90 आया उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मतलब मैचिंग द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे आपको खरीदना था उस प्राइस को मैच करने का उसने वेट किया, और जैसे ही बिटिया आमीसा रेट मैच हुआ, स्टॉक का ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ऑर्डर प्लेस होने के बाद क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। क्या हो जाएगा? मतलब जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप आइटम देखते रहते हो, अब कोई आइटम अच्छा लगा उसे कार्ट में ऐड कर लिया, अब इंतजार कर रहे सेल आए, सस्ता हो तो मंगाएंगे, हाँ या ना? जैसे सेल आई खट से ऑर्डर कर दिया। क्लियर है? अब ऑर्डर प्लेस होने के बाद क्या हुआ? एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर, आपके पास लिखता है योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड, हाँ या ना? वैसे ही उसने आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट इशू हो जाएगा इमीडिएटली। क्या हो जाएगा? अब ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न नहीं, ऑनलाइन फोन पे ही आ जाते हैं मैसेज के रूप में कि इतनी तारीख को इतने बजे इस कंपनी के इतने शेयर इस रेट पे आपने परचेज किए हैं। फिर से रिपीट करो मेरे साथ 6 पॉइंट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर है? जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इशू हो गया। क्या इशू हो गया? और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ उसके बाद आपके शेयर की डिलीवरी हो जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप पेमेंट कर दीजिए। शिप के बाद आपके घर पे डिलीवरी आई, आपने उसको पैसा दिया और सामान ले लिया। अब याद रखिए, पेमेंट करने में कहीं कहीं T+1 चलता है, कहीं कहीं T+2 चलता है और कहीं कहीं स्पॉट सेटलमेंट होता है। क्या होता है? स्पॉट सेटलमेंट। जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया इमीडिएट पेमेंट करनी है। क्लियर है? इसको हम स्पॉट सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और T+1 क्या होता है? जैसे आज ऑर्डर किया, डिलीवरी होने के 1 दिन बाद आपको पेमेंट करनी है। और T+2 क्या होता है? डिलीवरी होने के 2 दिन बाद आपको पेमेंट करनी है। याद रहेगा इतनी बातें? आगे फिर 8वां पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा? सेटलमेंट ऑफ साइकिल। जब आप पेमेंट करते हैं साइकिल सेटल हो जाती है, उसका आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया कि उसने आपको इतने शेयर दे दिए, आपने उस रेट पे उसको पेमेंट कर दी। जयराम जी की प्रोसीजर कंप्लीट। कितने हैं टोटल? सब लोग अपनी आंखें बंद करो, करो बंद आंखें। ए सबकी बंद होनी चाहिए। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कॉन्ट्रैक्ट, 7वां, आंखें बंद करो, एंड द लास्ट वन सेटलमेंट साइकिल। ठीक है? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। हाँ खोल लो। फिर बच्चा आता है सेबी। कौन आता है? सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आपसे यहां पर सेबी के बारे में पूछे ना पूछे, पर सेबी को लाने के ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। 3 नंबर में केस स्टडी आ जाती है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, या पूछ लेता है सेबी के फंक्शन क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन एक्सप्लेन करो, डेवलपमेंटल फंक्शन एक्सप्लेन करो। तो इनको थोड़ा अच्छे से याद करना अभी, है ना? हमें पता है 10 साल 7-8 साल तो हम भी पढ़ा रहे हैं। आगे देखो,
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, अच्छा तुम लोगों ने इको के पेपर में नोटिस किया था नहीं किया था? जितने क्वेश्चन बताए हुए थे आपने इंपॉर्टेंट वीडियो डाली थी ना सुबह। काफी थे। पहला, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। बच्चे सेबी का सबसे पहला मकसद है कि इन्वेस्टर के साथ कोई धोखा ना हो और आदमी इन्वेस्टर जो है उसके इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बिना इन्वेस्टर के मार्केट नहीं चल पाएगी। अब जैसे आपने देखा था काफी बार ऐसा होता था शेयर मार्केट में, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाती थी, इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती थी, है या नहीं? लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था, कंपनी हरामखोरी कर देती। एज अ रिजल्ट मई 1992 सेबी वॉज ग्रांटेड अ लीगल स्टेटस। मई में दिया गया था लीगल स्टेटस, कह रहे हैं हम सही। 1988 में सेबी का गठन हुआ और इसको एक वॉच डॉग रखा गया। क्या रखा गया बच्चे? वॉच डॉग का मतलब देखने वाला कुत्ता। कैसा कुत्ता है? नहीं, ये कुत्ता सिर्फ देखता था। क्या था? काटता नहीं था। अब देखने वाला क्या, जैसे पापा का एक जासूस होता है, या तो बीच वाला लड़का या सबसे छोटा लड़का, है नहीं? सबसे छोटा लड़का जो होता है वो पापा का, बड़ा भाई क्या क्या हरामखोरी कर रहा है। पापा आज भाई जो है ना पैसे की बात कर रहा था, आईपीएल देख रहा था, आज भाई सट्टा लगाता है। पापा को एक एक मिनट की खबर देता है, वो वॉच डॉग है, देखने वाला कुत्ता है या नहीं? एक दिन पापा ने क्या करा, यार तुम बहुत चुगली करते, एक काम करो, अब जैसे ये कुछ करे तुम सीधा हमको वीडियो कॉल कर देना और हम कहें 4 थप्पड़ मारना तो हमारे कहने पे 4 थप्पड़ मार भी देना। मतलब अब वो देखने वाला कुत्ता जो था वो काटने वाला कुत्ता भी बन गया। या समझो 3 भाई हैं, सबसे छोटा वाला जो भाई है वो पापा का देखने वाला कुत्ता है, लेकिन पापा को उससे इतना मोह है कि पापा की जितनी जायदाद है पापा ने सब छोटे भाई के नाम कर दी। अब छोटा भाई चाहेगा तो बड़े भाइयों को मिला, बड़े भाई 2 मिला रहे हैं आगे पीछे, यानी कि वो देखने वाला कुत्ता जो था अब काटने वाला कुत्ता बन गया। क्या बन गया? और ये काटने वाला कुत्ता कब बना सेबी? मई 1992 में। कब बना? इसको एक लीगल अधिकार मिल गया और अब ये पूरी बॉडी बन गया कि ये देख सकता है कोई हरामखोरी करेगा अगर इन्वेस्टर्स के साथ तो उनको पकड़ के सजा भी दे सकता है और एक्शन भी ले सकता। कोई डाउट है? अगला क्या कह रहा बच्चा? टू प्रमोट डेवलप स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग। साथ ही साथ सेबी का ऑब्जेक्टिव था कि स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग को प्रमोट किया जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा इंकरेज हो इन्वेस्ट करने में। क्या करने में? वह जो पैसा सेव करके अपने घर में रख रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पैसा मार्केट में आएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई चलेगी, हाँ या ना? इकोनॉमी में, समझे या नहीं समझे? इसीलिए सेबी को लाया गया। फिर आता है लास्ट पॉइंट जिसे कहा जाता है रेगुलेट द डीलिंग। और जितनी भी शेयर मार्केट की डीलिंग है वह सभी किसकी नजरों के सामने से होकर गुजरती हैं? सेबी। किसकी नजरों के सामने से? क्लियर है बात? डाउट है? तेरा ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से बताओ मुझे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के 3 फंक्शन है सेबी के बच्चे। पहला डेवलपमेंटल फंक्शन, पहला, दूसरा, तीसरा डेवलपमेंटल फंक्शन। देखो नाम से समझ आ रहा है हमेशा बिटिया, डेवलपमेंट। किसकी बात हो रही है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे प्रोटेक्शंस की। किसकी बात करेंगे? कि हमें इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट करना है, हमें इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट करना। कोई भी इन्वेस्टर के साथ मक्कारी ना करे, कोई फोर्जरी ना हो, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो जिससे मार्केट में आम जनता का पैसा डूब जाए। हमें इन सब चीजों को कहा जाए प्रोटेक्टिव राइट। क्या कहा गया बच्चा? उसके बाद फिर बात आई डेवलपमेंटल फंक्शन की। किसकी बात आई? कि हमें स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना है। क्या करना है? और डेवलपमेंटल फंक्शन से ही नाम आया डीम्यूचुअलाइजेशन। क्या आया बच्चे? डीम्यूचुअलाइजेशन। क्या? जो पहले शेयर फिजिकल फॉर्म में आते थे अब वह डीमैट अकाउंट में आने लगे। किस में आने लगे? डाउट है? मतलब जो फिजिकल शेयर में डीलिंग होती थी अब वो ऑनलाइन बेसिस पे होने लगी। क्या दिक्कत हो रही है हमेशा? बेटा प्रोटेक्टिव फंक्शन क्लियर है? डेवलपमेंटल में डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज। और फिर अगर हम बात करें रेगुलेटरी फंक्शन में तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे शेयर मार्केट को रेगुलेट करना है। क्या करना है? जरा इनके बारे में थोड़ा सा डीप डिस्कशन करते हैं और चलते हैं अपने फंक्शंस की तरफ। आइए सबसे पहले देखिए जरा इधर, प्रोटेक्टिव फंक्शन। दिस फंक्शन आर परफॉर्म बाय सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। ये किस लिए चालू किए गए फंक्शन? किसके इंटरेस्ट की बात हो रही है? सेबी ने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए
इन फंक्शंस को लागू किया। सबसे पहला फंक्शन क्या है बच्चा? टू चेक प्राइस रैगिंग। प्राइस रैगिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? रैगिंग होता है जैसे रैगिंग में क्या होता है? किसी का शोषण करना, तमीज से शोषण करना। वैसे यहां पर प्राइस रैगिंग मतलब कंपनी जानबूझ के मैनिपुलेट करती है सिक्योरिटी के प्राइस को। जरा देखिए क्या कह रहा है, प्राइस रैगिंग रेफर्स टू द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ और डिप्रेसिंग द मार्केट। जैसे शेयर मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होता है बुल, एक होता है बियर। बियर जो होता है वो हमेशा मार्केट को नीचे लाने के मूड में लगा रहता है। अनुज कैसे लगा रहता है? क्योंकि बियर हमेशा ऐसे स्नैच करता है, नहीं करता है, तो मतलब वो ऊपर से नीचे पंजा मारता है या नहीं? तो ये जो होते हैं ये हमेशा मार्केट को डिप्लेट करने के मूड में रहते हैं, यानी किसके? डिप्रेशन लाने की। और एक होता है बुल। क्या होता है कन्नी? बुल हमेशा इसे उठा के फेंकता है, नहीं फेंकता, उछालता है। तो ये हमेशा मार्केट को उछालने के मूड में लगे रहते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे बहुत सारे कंपनी के आईपीओ जब एक साथ आए तो आपको बात चल रही थी कि अभी बुल रन पे चल रही है मार्केट। किस पे चल रही है? इन्फ्लेशन पे चल रही है। किस पे चल रही है? क्लियर है? तो ऐसे कोई भी मैनिपुलेटिव वे में प्राइस में चेंजेस ना ला सके, पहला फंक्शन था प्रोटेक्टिव में चेकिंग द प्राइस रैगिंग। रैगिंग का मतलब मैनिपुलेशन। समझ आया नहीं आया? फिर इट प्रोहिबिटेड इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? अंदर की बात। जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है वो बाहर ना निकले। अब जैसे मान लो ऐसा हुआ कि मैं और अंबानी, गॉड ब्लेस यू, मान लो मैं और अंबानी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों ही कंपनी चलती है नहीं है? और हम लोगों के साथ एक और पार्टनर है तल्लेजा युग। हम तीनों लोग आराम से बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि यार इस बार दिवाली पे जिनके पास 1000 शेयर है उनको 100 शेयर बोनस में दे दिए जाए। अब बात समझिएगा, मेरी कंपनी के एक शेयर की कीमत 1000 रुपए है। कितने रुपए है? बहुत ध्यान से सुनते चलना, दोबारा नहीं बोलूंगा। और जिन्होंने मेरी कंपनी के पहले से 1000 शेयर ले रखे हैं उनको 100 शेयर बोनस में मिलेंगे। किस पे मिलेंगे? है नहीं है? यानी कि 10% बोनस दे रहे हैं। मैंने ये इंफॉर्मेशन अपने छोटे भाई यश अरोड़ा को ट्रांसफर करी। मैं सुनो, मेरी कंपनी के कम से कम 10 लाख शेयर खरीद लो। ध्यान से समझिएगा, इसने मेरी कंपनी के अचानक से 10 लाख शेयर मार्केट से खरीदे। दिवाली आई, दिवाली पे हमने 10% शेयर देने की बात करी है बोनस में। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। यानी कि इसको 1 लाख शेयर बोनस में मिले और उन 1 लाख शेयर की कीमत 1000 रुपए से इंटू कर दो। तो 1 लाख के आगे 3 जीरो और बढ़ा दो, कितना हो गया? 10 करोड़ रुपए का इसको बैठे बिठाए फायदा हो गया। और जैसे ही शेयर मिले उसके विद इन 2 से 3 दिन बाद इसने सारे शेयर मार्केट में एकदम से फिर से डंप। हाँ या ना? अब इतने शेयर किसी ने खरीदे तो प्राइस तो उछल गया था। तो ये हुआ इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या हुआ? कि कोई कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मार्केट में ट्रेड करे और उसका बेनिफिट उठा के आम जनता को नुकसान हो जाए। ऐसे एक मूवी में हमेशा कहता हूं आप लोगों को देखनी चाहिए, बाजार। देखिए, जिसमें वो गाना छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते पे तेरा जिक्र नहीं, है या नहीं? उसमें सैफ अली खान का बहुत बेहतरीन रोल है। और अगर आप वो मूवी देखते हैं तो उसमें आपको शेयर मार्केट की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अच्छे से इंटरेस्ट के साथ समझ भी आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर अगला क्या है बच्चे? सेबी प्रोहिबिटेड फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो अनफेयर थी या 420 फोर्जरी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी थी, सेबी ने उनको भी प्रोहिबिटेड किया। क्या किया? रोक लगा दी। क्या लगा दी? जरा पढ़िए कैसी एक्टिविटी थी। सेबी डज नॉट अलाउ कंपनी टू मेक मिसलीडिंग स्टेटमेंट विच आर लाइकली टू इंक्लूड द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय अदर पर्सन। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट कंपनी नहीं जारी कर सकती जिससे उसके मार्केट रेट पे या उसकी सिक्योरिटी पर कोई फर्क पड़े। जैसे मान लो अचानक से अभी आए अडानी जी टीवी पे और कहें अरे ये तो हिंडबर्ग की फेक रिपोर्ट थी, अब इसमें क्या कहा जा सकता है। वैसे तो अभी जो है एलन मस्क जी भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। उनका ये कहना करने वाले हैं, या उसने कहा हम बात तो हमारी एलन मस्क से भी चल रही है, वो भी कह रहे थे कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि किया नहीं किया, सिर्फ कहा बात चल रही है। और हकीकत में क्या पता ना चल रही हो तो।
लेकिन इस स्टेटमेंट से हो सकता है सिक्योरिटी के मार्केट रेट में उछाल आ जाए, लोगों को लगे अबे इलॉन मस्क इन्वेस्ट करने वाला अडानी में, भाई उछलेगा, अभी से खरीदना शुरू कर दो। और हकीकत में बाद में पता चला कि इलॉन मस्क की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। तो ऐसे फ्रॉड स्टेटमेंट कोई भी कंपनी इशू ना करे, इसके बारे में सेबी बहुत ज्यादा जागरूक रहता है। समझ आई बात या नहीं आई? जैसे एलोन बाबा का एक ट्वीट आया और अचानक से बिटकॉइन गिर गया था, नहीं गिर गया था, डॉज कॉइन बढ़ गया था। आगे देखो क्या चल रहा है इस समय डॉज कॉइन। सेबी अंडरटेक स्टेप टू एजुकेट इन्वेस्टर, साथ ही साथ सेबी ने अपना एजुकेट करना भी शुरू कर दिया इन्वेस्टर्स को। जैसे आप लोग टीवी में देखते हैं ना, देखते हैं निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड सही है, अमिताभ बच्चन और महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये एक एजुकेशन है कि आप भी पैसा घर में मत रखो, उसे मार्केट में लगाओ, इन्वेस्ट करो, हो सकता है वह ग्रो करे, और करता भी है। हाँ या ना भाई? 1000 रुपए रखे रखे से अच्छा है कि 1000 मार्केट में लगाओ, साला या तो 950 होगा या 1100 होगा, कुछ तो बेनिफिट है, और रिस्क है तो रिस्क है। समझे? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है? सेबी हैज इशू गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर्स होल्डर वेयर द कंपनी कैन नॉट चेंज टर्म इन मिड टर्म। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने कहा कि हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं प्रियंशु, अब डिवेंचर इशू कर रहे हैं और उस पर कंपनी ने कहा कि हम 10% इंटरेस्ट देंगे, और वो सिक्योर डिवेंचर है, मतलब कंपनी को देना ही देना पड़ेगा, और मिड टर्म में जाके मतलब 2.5 साल बाद कंपनी जाके कहे अब हम जो है इनको अनसिक्योर्ड घोषित कर दे रहे हैं। तो पहले ऐसा हो जाता था, लेकिन सेबी के आने के बाद ऐसा नहीं होगा। अब आपने अगर सिक्योरिटी डिवेंचर सिक्योर्ड इशू किए तो सिक्योर्ड होंगे, अगर वह कन्वर्टेबल है तो कन्वर्टेबल ही रहेंगे। कोई समस्या बच्चे? सेबी इज इंपावर्ड द इन्वेस्टिगेट केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, साथ ही साथ सेबी के पास अधिकार है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के जितने भी केसेस हैं वो खुद उनकी जांच करे, निष्कर्ष निकाले, और अगर कोई दोषी पाया जाए तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट में लिया जाना चाहिए। कोई दिक्कत है भाई? फिर क्या कह रहा है बच्चा? डेवलपमेंटल फंक्शन, किसकी बात हो रही है? अब बेसिकली यहां स्टॉक एक्सचेंज के डेवलपमेंट की बात होगी। किसकी बात होगी? स्टॉक एक्सचेंज के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है? सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। पहले ये जो ऊल जलूल साले गंवार टाइप के लोग जाके दलाल बन के बैठ जाते हैं शेयर मार्केट में, अब ऐसा नहीं होता। सेबी इनकी ट्रेनिंग कराता है, इनको सिखाता है कि कैसे शेयर मार्केट चलती है, कोर्सेज लेते हैं ये लोग, पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद एक क्वालिफाइड ब्रोकर बनते हैं। फिर सेबी ट्राइड टू प्रमोट एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टेबल अप्रोच इन द फॉलोइंग वे। पहला, सेबी ने क्या कर दिया? इंटरनेट ट्रेडिंग अलाउ कर दिया, नहीं कर दी? अब पहले आपको स्टॉक मार्केट जाना पड़ता था, अगर आप बॉम्बे में तो बॉम्बे दलाल स्ट्रीट पहुंचो, एनएससी बीएससी में जहां इनके हेडक्वार्टर होते हैं वहां जाके शेयर खरीदो या बेचो, बात चलती थी। पर अब क्या हुआ? इंटरनेट, ऑनलाइन, घर में बैठे एक फोन से टच से काम हो रहा है। डेवलपमेंटल फंक्शन है या नहीं है? फिर सेबी मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू, साथ ही साथ अंडरराइटर कमीशन जो अभी शेयर में हम लोग पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, उसको सेबी ने क्या कर दिया? ऑप्शनल कर दिया। क्या कर दिया? पहले कंपनी के लिए अंडरराइटर लगना जरूरी होता था, अब अंडरराइटर जरूरी होगा तो कमीशन लेगा, कमीशन लेगा तो शेयर की कॉस्ट, तो इसीलिए ताकि उनकी कॉस्ट कम रहे अंडरराइटर को ऑप्शन कर दिया कि आप चाहो तो रखो नहीं तो मत रखो। रेगुलेटरी फंक्शन की किसकी बात करते हैं? रेगुलेटरी फंक्शन में क्या कह रहा है? सेबी हैज फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम कर रखे हैं जिसके अंडर में कुछ कोड एंड कंडक्ट है, उनके अकॉर्डिंग ही आप सारे काम करेंगे। एज मर्चेंट, बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर जो भी है, इन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए आप बनते हैं। बेटा रेगुलेटरी में याद रखना, पहला कोड एंड कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन किसने बनाए? दूसरा, these intermediaries have been bought under the regulation preview with private placement has been made more restrictive, और साथ ही साथ अगर कोई दलाल बनता है तो उसके लिए आज के समय में प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव कर दिए। रिस्ट्रिक्टिव मतलब बाउंडेशन के साथ बहुत टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर दी हैं। मतलब सेबी चाहता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट तो हो ही ना, क्योंकि जब कंपनी में बात आती है ना स्टेक होल्डिंग की, तो कभी कभी ये हरामखोर लोग कंपनी के मालिक बदलवा देते हैं। समझो कैसे? एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से समझना। मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरे पास 38% शेयर है, चलो सिया। मेरी कंपनी में एक ये भी है बोर्ड मेंबर में, इसके पास 30% शेयर है, ठीक। हम दोनों के पास मेजॉरिटी ऑफ 58% शेयर है।
और बाकी कैसे भाई, हाँ 68 हम दोनों के पास है, और बाकी शेयर हमने आम जनता को डाइल्यूट कर रखा है। ठीक है, अब हमने कहा कि हम नए शेयर इशू करेंगे। हम क्या करेंगे? 20%, या मान लो हम 10% नए शेयर इशू कर रहे हैं, तो हम दोनों में से कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि हम लोग बोर्ड मेंबर्स हैं, ध्यान से समझना। और अगर बोर्ड मेंबर खरीद ले तो फिर प्रोस्पेक्टस नहीं, स्टेटमेंट ऑफ इन लियो प्रोस्पेक्टस चलता है। हमने आम जनता को ऑफर किया, तो आम जनता में से क्या हुआ, ब्रोकर जो था उसने शेयर खरीद लिए और उसने मुझसे लेके वो 10% शेयर किसको दे दिए? अदिति को। अब स्टेक होल्डर कौन बन गया? समझ गए? अभी तक मैं मालिक था, अब मालिक कौन हो गई? समझे? मेजॉरिटी ऑफ स्टेक 40% इसके पास हो गया। बाजार मूवी में ये सीन भी है, अगर देखना हो देखिए, वो बुढ़े के पास जाता है और किसी और को बेचता है, शकुन कोठारी, वो 8% में खेल कर देता है, 19% का मालिक बन के कंपनी टेक ओवर कर लेता है। आगे नहीं, ये सब बहुत दिमाग से होता है भाई। स्टॉक मार्केट का खेल टप्पेबाजी नहीं है, स्टॉक मार्केट दिमाग से खेला जाता है। ये वो खेल है जिसमें सामने वाले की 10 चालें भी तुम्हें पता है और तुम आगे के 10 स्टेप अपने भी सोच के चल रहे हो, और सामने वाला वैसे ही करता है। अब तुम जैसे खड़े हो ना, अगर हम कहें कि अभी देखना आगे ये करेगा और वो कर दे, तब मजा आती कि देखा मेरी गैस पावर कितनी अच्छी, मेरी सिक्स सेंस देखो, मैंने कहा था अभी आगे अगला स्टेप ये करेगा। और उस खेल में मजा आता है कि आपको लग रहा है आप सामने वाले से आगे, और सामने वाले को लग रहा है कि वो आपसे 10 कदम आगे सोच रहा है। समझ रहे हैं? वो देखा ना, आप टाइगर के पीछे, टाइगर आपके पीछे, टू मच फन। आगे देखो, सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर। साथ ही साथ अब सेबी में जितने भी ब्रोकर होंगे वह रजिस्टर्ड होंगे। कैसे होंगे? सेबी के अंडर में उनके पास एक लाइसेंस होगा और वो ही शेयर मार्केट में काम करेंगे। पहले क्या होता था, कोई भी ऐसे ही जाके काम करने लग जाता था, अब ये मैंडेटरी कर दिया है। कोई फ्रॉड हो क्या पता, ये मेरे पास आपको शेयर चाहिए, मैं खरीदवा के दे रहा हूँ, हमने हेलो पैसे खरीदवा लो, हम फोन मिला रहे हैं, डायल किया गया नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर है। अब हम काहे का मुकदमा लिखवा, दिल दुखाने का। आगे देखिए, सेबी रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड की रजिस्ट्री और वर्किंग भी कौन देखता है? सेबी रेगुलेट टेक ओवर ऑफ द कंपनी। अब कोई भी किसी भी और कंपनी को टेक ओवर इतना इजीली ना कर सके, इसके लिए भी कौन बैठा रहता है? अभी एक एग्जांपल के रूप में मैंने आपको समझाया, नहीं समझाया? फिर सेबी कंडक्ट, साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज में टाइम टू टाइम सेबी ऑडिट भी करता रहता है। ये सभी रेगुलेटरी फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? तो रेगुलेटरी में मेरे हिसाब से 3 पॉइंट अपने आप याद रखना। पहला, सेबी कंडक्ट ऑडिट। क्या करता है बेटा? ऑडिटिंग करता रहता है टाइम टू टाइम। म्यूचुअल फंड की रेगुलेटरी करता रहता है, नहीं करता रहता है? और टेक ओवर कंट्रोल लगता है। ये 3 पॉइंट तो आपके दिमाग में रहने ही चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अब हमें बताने हैं मनी मार्केट के कुछ टूल जो कभी रह गए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज किए जाते हैं? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है हेलो पैसे दे दो, जिसको कहा जाता है कॉल मनी। ज्यादातर ये यूज किया जाता है बैंकों के द्वारा। किसके द्वारा? एक बैंक दूसरे बैंक से जब कभी शॉर्ट टर्म के लिए, बेटा यहां पर आवरली इंटरेस्ट चार्ज होता है। कैसा इंटरेस्ट चार्ज होता है? उसको कहा जाता है कॉल मनी। क्या कहा जाता है? डाउट है? इतनी बात क्लियर है? ये तो कमर्शियल बैंक में होता है। हाँ, क्या कह रहा है? द मनी बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे। संडे एंड अदर हॉलीडे आर एक्सक्लूडेड। संडे और कोई अगर नेशनल हॉलीडे है अनुज, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे देखो क्या कह रहा है, मोस्टली बैंक यूज कॉल मनी। क्या होता है, कभी कभी बैंक के पास बहुत ज्यादा विड्रॉल आ जाता है। अचानक से बैंक के पास मान लो एक कोई इन्वेस्टर, उसका करंट अकाउंट चल रहा है, उसके में 50 करोड़ पड़े, अब बैंक से आगे उसने कहा मुझे इमीडिएट 50 करोड़ का विड्रॉल चाहिए। अब करंट अकाउंट है तो बैंक मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आप इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। अब बैंक ने जैसे तैसे देखा, उसके पास 30 करोड़ का कैश इमीडिएट सेट ऑफ हो गया। अब 20 करोड़ चाहिए। उसने अपनी आसपास की ब्रांचों में फोन किया, एसबीआई ने आसपास में बोला, आसपास की ब्रांचों से भाई 15 करोड़ आ गए, अभी भी 5 करोड़ कम है। तो एसबीआई के मैनेजर ने फोन किया एक्सिस बैंक वाले को, बगल में एक्सिस बैंक है, हेलो पैसे दे दो। कहा ले लो, कितने चाहिए? उन्होंने 5 करोड़। कहता अभी भिजवा रहे, रुको, बगल से लड़का आ रहा है, ले लेना चाय के साथ। पैसे पहुंच गए। अब वो कहता है इंटरेस्ट भैया पर घंटे के हिसाब से चार्ज करेंगे, आवरली, या उसने कहा पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा।
समझ गए। ज्यादातर इसका यूज बैंक करते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि उन्हें पता है मेरे पास पैसा रखा है मेरी एसबीआई मेरी दूसरी ब्रांच में, वहां से आने में समय लगेगा, आरबीआई के पास तो हमारा स्टॉक इतना रखा ही है पैसे का, पर अभी इमीडिएट चाहिए, तो जब तक वहां से आता है तब तक वो यहां से, क्योंकि अगर मना किया बैंक ने तो एक गुडविल के ऊपर बात आ जाएगी, बताओ इतना बड़ा बैंक है एसबीआई, इसके पास 50 करोड़ रुपए नहीं है, इतने बड़े अकाउंट क्यों हैंडल कर रहे हो भाई। अगर आपको किसी मैनेजर की नौकरी खानी है तो जिंदगी में खुद को इतना रईस बना लो बस, कि आपके एक डिसीजन पे मैनेजर ऐसे हाथ जोड़ने लगे, भाई माफ कर दो गलती हो गई, इमीडिएट ऐसा होता है। मनु भैया है जो, एक बार ब्रांच में गए, इनका करंट अकाउंट चलता है, अच्छा खासा पैसा है, तो मैनेजर से कुछ बात चल रही, मैनेजर कुछ टेढ़ी बात करने लगा, इन्होंने कहा एक काम करो, हमारा करंट अकाउंट बंद करिए, अभी जितना पैसा सब विड्रॉल करके दो। 7-8 करोड़ रुपए की बात थी, इतनी बड़ी पार्टी जा रही है, और भाई जिसकी 6-7 करोड़ रुपए की ओडी है, ओवरड्राफ्ट लिमिट है, सोचो कितनी बड़ी बात होगी, कितना आदमी, भाई ऑल ओवर यूपी में काम चल रहा है। मैनेजर ऐसे लाइन पे आ गया था, कहता सर ये मत कीजिए, नौकरी चली जाएगी, हाथ पैर जोड़ने लगा, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी जा कैसे रही है तुम्हारे रहते, तुमने जरूर कुछ हरामी बना किया होगा। इमीडिएट ऐसे डिसीजन होते हैं। तो अगर कोई कस्टमर मांग रहा है तो बउआ, अगर बैंक सेट ऑफ नहीं कर पाया तो उसके ऊपर एक ये धब्बा लग जाएगा, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसीलिए बैंक तुरंत से तुरंत जितना जल्दी हो सके पेमेंट सेट ऑफ करता है, भले ही वो कर्ज लेके करे, उस कर्ज को क्या कहता है, हेलो पैसे दे दो, कॉल मनी, ठीक है। फिर आता है बच्चे ट्रेजरी बिल, इसको कहा जाता है टी बिल। क्या कहा जाता है? इन टर्म्स की डिटेल अभी जैसे मैं बता रहा हूं अपने दिमाग में फीड कर लो, दोबारा तुम्हें रीड ना करना पड़े। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? आरबीआई इशू करता है। कौन इशू करता है? ये लिखा बुक में है आपके कि देखिए जनरल पब्लिक और बैंक को इशू कर सकता है। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टर्म बोरोड टू जनरल पब्लिक और बैंक, पर ज्यादातर जनरल पब्लिक को ट्रेजरी बिल नहीं मिलते हैं। ये सीधा बैंक ऑफ आरबीआई कहता है भाई हम ट्रेजरी बिल ऑफर कर रहे हैं। अब आपको पता है आरबीआई इज द पापा ऑफ, है नहीं? अब कॉमर्शियल बैंकों के पिताजी कौन है? अब पिताजी कुछ कह रहे हैं तो क्या बेटा बात मानने से मना कर देगा? जूते चल जाएंगे, है नहीं? खोपड़ी गंजी करवा देखो पापा। सीधा ट्रेजरी बिल ऑफर के कॉमर्शियल बैंकों ने खरीद ली है, ठीक है। इनकी अवधि 364 दिन के अंदर मैच्योर हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? जरा देखो कह रहा दीज बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड डिस्काउंट इशूड एट डिस्काउंट। 14 दिन से 364 days। आ गई बात। ये नोट करते जाओ, कहां बार बार बुक ढूंढोगे? ट्रेजरी बिल नोट कर लियो, 14 से 364 दिन के लिए वैलिड होता है। और ये जीरो कूपन बॉन्ड भी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू होता है। किस पे इशू होता है? और मैच्योर होता है फेस वैल्यू पे। मैच्योर होता है, जैसे मान लो 100,000 रुपए का ट्रेजरी बिल है तो ये इशू होगा 900 रुपए में और मैच्योर होगा 1000 रुपए में। वंशी का क्या हुआ? अच्छा ढूंढ लो। और याद रखिएगा ये 25-25 हजार के मल्टीपल्स में ही खरीदे जाते हैं। किसके मल्टीपल में? मतलब 25, 50, 75, 1 लाख, 1,25,000, 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो 25,000 से डिविजिबल हो। डाउट है? मिनिमम 25,000 की ही लॉट में ये इशू किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल क्लियर है बेटा? 3 पॉइंट याद रखना ट्रेजरी बिल में। पहला, आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। किसको? जनरल पब्लिक या कॉमर्शियल बैंक को। डेट जो है 14 दिन से 364 दिन। इशूड एट डिस्काउंट, मैच्योर एट फेस वैल्यू और 25,000 के मल्टीपल में इशू होते हैं। कोई दिक्कत है? आगे देखो। फिर आता है कॉमर्शियल बिल। क्या आता है बच्चा? आपने 11th क्लास में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? BRBP, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। 90 दिन की वैलिडिटी होती है। कितनी की होती है मिनिमम? ठीक है ना? याद रखिए 90 दिन से अंदर के लिए ये बिल इशू किया जाता है। अब क्या होता है, जैसे हमें अपनी बुक में किसी को क्रेडिटर नहीं बनाना या डेटर नहीं बनाना, तो हम उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर देते हैं। क्या करते हैं कि भाई फला फला तारीख पे तुम्हारे पास ये बिल लेके आएगा, इसको पैसा दे देना, बस हम तुम्हें अपनी बुक में अपना डेटर या क्रेडिटर नहीं बना रहे। पर दोनों पार्टी की एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। ड्रॉवर और ड्रॉई की एक्सेप्टेंस होना जरूरी। ड्रॉवर बिल बनाता है और ड्रॉई उसको एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ हम अब से 3 महीने या 90 दिन के बाद तुमको पैसा वापस
कर देंगे। ये नॉर्मल बिजनेस में हम लोग भी करते हैं। जिनके घर में बिजनेस चल रहा होगा वो लोग देखते हो नहीं देखते हो, ये बिल लेके जाओ उससे पैसा ले आओ। नहीं जी, किसी के परचून की दुकान है तुम्हारी है। अब तुमको देखा हो अगर तुमने, तो जो सामान वाले होते हैं ये आज सामान भर गए, हो सकता है 1 हफ्ते बाद आए, वो बिल दिखाएंगे पैसा ले जाएंगे, वो भी यार जो है नहीं है? यही BRBP होते हैं, ठीक है। बिल पेट्रोल पंप पे कैसे? गाड़ी का नंबर लिख देते हैं, हाँ इसके बाद फिर वो क्रेडिट में मिल जाता है, हर महीने हिसाब होता है। हाँ, वो जो रेगुलर बेसिस पे जिनके ट्रांसपोर्ट के काम है उनके ना, हाँ सही करो, चलता है, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा कॉमर्शियल पेपर, CP, हाईली अनसिक्योर्ड। लिख लो पहले ही, ये कैसा होता है? हाईली अनसिक्योर्ड। बेटा इसमें अगर ये पैसा लेके भाग गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर इज द हाईली अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत है? ये वही हो जाएगा लक्ष्मी चिटफंड, 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन बाद ना लक्ष्मी है ना चिटफंड, ठीक। ज्योति लक्ष्मी वो भी भाग गई लक्ष्मी के साथ। देखो, इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 1990। वह याद है इसके 1 साल बाद क्या हुआ था? इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म आज 1990 है। अबे याद है या नहीं? LPG पॉलिसी, बस हम पूछ रहे हैं, ऐसे ही हमने पढ़ाया है, हक बनता है पूछने का। आगे देखो, इट इज अ अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। अब दूसरा कोई पब्लिक कंपनी भी या प्राइवेट कंपनी भी इसको इशू कर सकती है, कोई भी इशू। क्या सर्दी लग रही है बहुआ? सुन लो, CP हाईली अनसिक्योर्ड। अब जैसे मान लो ज्यादातर ये इशू किए जाते हैं वह कंपनी के जिनकी बहुत ज्यादा गुडविल हो, जिनकी बहुत ज्यादा। अब हम गए वैभव के पास, वैभव यार 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, उधार दे दो। कहता नहीं दे पाएंगे। ना भाई प्लीज। कहता अरे है ही नहीं, कहाँ से दे दे भैया, इसी बात कर, अपने काम को अपना घर गिरवी रख दो, बेच दो यार, 1 करोड़ एक हम 1.5 करोड़ तुमको दे देंगे। कहता नहीं दे। क्यों? क्योंकि इसको हम पे भरोसा, या पंडित कॉमर्स क्लासेस कोई इतनी बड़ी वो कंपनी नहीं है जिसे ऑल ओवर इंडिया में हर कोई जानता हो, है या नहीं। लेकिन इनके घर के पास एक कार आके रुकी, बढ़िया फॉर्चूनर, काले शीशे, उसमें से 4 गार्ड उतरे, उसके पीछे S क्लास खड़ी थी, उसका गेट खुला, अंबानी आया। कहता वैभव इधर आओ, इधर इधर। अरे अंबानी जी, अरे ये क्या हुआ? कहता हाँ, कहता भाई यार अभी इमीडिएट 1.5 करोड़ की जरूरत है और हम तुमको बाद में देंगे। कहता सर है ही नहीं। पापा क्या हुआ वैभव? पापा 1.5 करोड़ की मांग। कहता ऐसे थोड़ी किसी को 1.5 करोड़। कहता अरे दे तो अंबानी है, क्या पता कल को बॉम्बे में अपने ही 1 फ्लोर पे हमको मकान में रख ले, क्या दिक्कत है? 10-12 करोड़ तो ऐसे उड़ा देता। दे दो पैसा आने दो, माल आ रहा है नहीं। अब ये मकान गिरवी रख के दे दिए, क्यों? क्योंकि अंबानी की गुडविल है। ये सोचते हैं कि अंबानी टिश्यू पेपर से नहीं 2000 के नोट से पिछवाड़ा पहुंचता है। इनके दिमाग में ऐसा एक फोबिया क्रिएटेड है। तो ज्यादातर यही लोग ऐसी कंपनीज के कॉमर्शियल पेपर खरीदते हैं जो बहुत ज्यादा रेपुटेटेड और गुडविल वाली हो। कैसी हो? रेपुटेटेड और क्लियर है। आगे देखो, फिर हमारे पास आता है बच्चा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम कहते हैं CD। क्या कहते हैं? CD क्या होता है? जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी BST में, AD अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, IDR। एक्चुअल में ये बैंक इशू करता है। क्या इशू करता है? और आप इस रिसिप्ट के बेसिस पर कहीं से भी इजीली फंड रेज कर सकते हो। जरा एक बार पहले इसको पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ो। It is a time or deposit which can be sold in secondary market. Only a bearer certificate or document of title. It is also a negotiable instrument. Negotiable का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे चेक होती है, ठीक है, जो इजीली किसी पे भी ट्रांसफरेबल होती है। आगे इट इज अ बेयरर सर्टिफिकेट। बेयरर का मतलब समझते हैं? धारक। बेयर का मतलब जिसके पास वो है उसका मालिक वो बन जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास अभी ये एक 100 रुपए का नोट है, अब ये गिर गया है ना। अब इसको अदिति ने उठा लिया। किसने उठा लिया?
अब इस पे क्या लिखा है, मेरा नाम लिखा है क्या? इस पे एक चीज लिखी है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का, है ना, आई विल प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज टू द बियरर। बियरर का मतलब धारक, धारक का मतलब जिसके पास है ये उसका हो जाएगा, जिसके पास है ये, सेम इसके साथ भी यही सीन है, जिसके पास ये सीडी डॉक्यूमेंट होगा वो उसका हो जाएगा। डाउट है? और कोई भी उससे पैसा सेकेंडरी मार्केट से उठा सकता है। याद रखिए कौन इशू करता है, कोई दिक्कत? तो बच्चे इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर पढ़ने में मजा आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। चलो।